नमस्कार प्यारे बच्चों, हम शुरू कर चुके हैं पेपर सेकंड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। तो कई सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं पीछे, जिन्होंने नहीं क्लासें पढ़ पाए उनके लिए बातें बता रहा हूँ। और बाकी सबको बताइए, पेपर चल रहा है अभी, रेगुलर क्लासेस हैं, शेड्यूल से क्लासेस चल रही है, अपना बैच शुरू है जिससे कि सब बच्चे पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके एक तो देखो अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पीछे ज़रूर पढ़िए। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में हम इसके पढ़ लिए कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, कोटि एवं घात, ऑर्डर एंड डिग्री क्या पढ़ चुके, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ चुके कि व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन से, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन से पिछली क्लासों तक पढ़ रहे थे कि क्या बना सकते हम अवकल समीकरण। व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन से हम क्या बनाएंगे, अवकल समीकरण। कि आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा उस जनरल सॉल्यूशन से बच्चों क्या बनाएंगे, अवकल समीकरण, उसको क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतनी सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये थी बेसिक चीज़ें। एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आएगा, कोटि या घात में से पूछ लेता है, या ये पूछ लेगा व्यापक हल से क्या बनाना, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब पढ़ रहे होंगे, रेगुलर नोट्स बना रहे होंगे, साथ साथ पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। छोटे छोटे काम कीजिए, लक्ष्य छोटे छोटे निर्धारित कीजिए, तब जाके सफलता मिलेगी। अब अपन चाहें कि एक साथ में पूरी एक बिल्डिंग चढ़ जाएँ एक कदम में, एक छलांग में, तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो इसलिए आप देखो कि 7 दिन की 10 दिन की, मतलब एक चैप्टर एक दिन में पढ़ लूँगा सर, पढ़ा देंगे एक दिन में, सारी क्लास देख लूँगा, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन उस फैसिलिटी का बेनिफिट तभी होगा जब हम पढ़ चुके होंगे एक बार तो, और उसके बाद हम जब रिवीजन करना चाहेंगे तब हम वो पीछे की क्लासेस को साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो रिवीजन के समय बहुत फुर्ती से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम सारी चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं, और जब पहली बार पढ़ते हैं तो स्टेप वाइज चलना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेप वाइज चल रहे हैं, तो रोज़ाना की क्लास को पढ़िए। बहुत बेसिक और धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं एक बार, जिससे कि आपका रूटीन बने, पढ़ने का शेड्यूल बने प्यारे बच्चों। जो लगातार जुड़े रहो, कंटिन्यू, सबको बताइए, शेयर कीजिए हर चीज़ को और पढ़िए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। अब पूरी बुक में जो एक काम चलेगा, या पूरी बुक में मेथड्स अलग अलग होंगे, विधियाँ अलग अलग होंगी, तरीके अलग अलग होंगे आपके पास पढ़ने के। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे पूरी बुक में, अवकल समीकरण का क्या पढ़ेंगे, हल। अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ, अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ, अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ, मेथड्स टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कि एक अवकल समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड अलग अलग होंगे, सवाल अलग टाइप के होंगे, लेकिन एग्जाम में बस इतना ही लिखा हुआ मिलेगा कि दिए गए अवकल समीकरण या दिए गए प्रश्न को या दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना होगा, हल या सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वे में पढ़ते रहो, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते रहो, और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए कि यहाँ पढ़ के हम क्या कर लेंगे, यूट्यूब पे कैसे पढ़ाई होगी। देखो, पढ़ रहने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पास रोज़ कमेंट्स फ़ोन आ रहे हैं, सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा पाता क्लासेस के कारण से, लेकिन कि बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें, और शेड्यूल वाइज हम पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो नोट्स की फ़ोटो तक भेजी है मुझे कि सर हम इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल शेड्यूल वाइज पढ़िए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। टाइम पास जो क्लासों में चल रहा है, बहुत सारे देखे होंगे आपने वीडियोज़, आजकल तो यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल हैं। बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी कि आप क्लास के बाद में जब रिज़ल्ट देखते हो कॉपी में, 1 घंटे आपने डेटा ख़राब किया, और 1 घंटा डेटा ख़राब करने के बाद जब आप उसमें आपकी कॉपी में देखते हो कि हमने 1 घंटे में क्या लिखा, तो उसमें बकवास के अलावा, एक कहानी के अलावा कुछ नहीं था, खुद का प्रचार के अलावा कुछ नहीं है उसमें। देखा तो पीछे कॉपी में मुड़ के देखा तो कितनी लाइन लिखी, 4 लाइन। कितनी लाइन लिखी, 4 लाइन। 1 घंटे में 4 लाइन लिखी, इससे बढ़िया तो कोई कॉमेडी शो ही देख लेते अपन। भाई वही कहानी सुननी थी,
एक बच्चा कोई कमेंट कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कमेंट चल रहे हैं, तो वो कमेंट ही करने तो हर कहीं कर लो कमेंट, तो इससे मन भर जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मन भर जाएगा सबका। तो इसलिए हर चीज़ में एक रिज़ल्ट आना चाहिए आपके पास कि हमने हमारा 1 घंटा दिया, आधा घंटा दिया, 40 मिनट दी, 50 मिनट, जितना भी टाइम दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। कम से कम 2-4 सवाल सीख के निकले ही नहीं निकले हम कहीं, या हम ऐसे ही रह गए, या ये कंसेप्ट सीखा नहीं सीखा। 1 घंटे की क्लास देखी और उसमें लिखना क्या सीखे हम, ये 4 लाइन नहीं लिखी गई नीचे। फिर 1 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट देखो कॉपी में कि हमने क्या लिखा। एक दिन लिख के देख लो आप कहीं भी, और उसके बाद रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, 4 लाइन 5 लाइन। अरे वाह। तो क्लास का मतलब क्लास होता है, पढ़ने का मतलब पढ़ना होता है। हर चीज़ का अपना एक मैनर होता है। पढ़ने के लिए थोड़ी सीरियसनेस की आवश्यकता होती है बच्चों। ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी कर लें। अब जैसे अपन चल रहे हैं, क्लास को सिस्टम से चल रहे हैं, कहाँ पहुँच गए अपन, कितने कितने चीज़ें सीख गए अपन। अवकल समीकरण सीख गए, कोटि के सवाल कर लिए, घात ऑर्डर डिग्री निकालना सीख गए, एक एक सवाल सोल्व कर दिया मैंने। कम से कम मैंने कितने, कोई 20-30 सवाल कर दिए होंगे। कॉपी में आप देखोगे तो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे अपन ने, ज़्यादा ही कर लिए होंगे भले ही। और व्यापक हल से अवकल समीकरण भी सारे टाइप के सवाल कर लिए, बेसिक कोई 1-2 छोटे मोटे सवाल हैं जो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो हम पूरी बुक में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था बच्चों कि जो टाइम पास है, अपना टाइम भी मत ख़राब करो। पढ़ाई तो होनी नहीं है, सीधी सी बात है, और टाइम भी मत ख़राब करो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बात बच्चों को समझ में थोड़े दिन बाद आती है, जब टाइम हाथ से निकल जाता है कि यार 1.5 महीना गुजर गया, मैंने तो 1 यूनिट पढ़ी अभी तक, अगस्त आ गए, दीपावली आ गई, 1 पेपर पूरा नहीं हुआ। फिर घबराहट होती है बच्चों के अंदर कि यार इतने दिन में तो 1 पेपर नहीं हुआ, और आगे वाले 3 महीने में 2-2.5 पेपर करा देंगे, पिछले 3 महीने में 1 पेपर ही नहीं हुआ मेरे से। इसका मतलब क्या होगा, फिर वो घास ही कटनी है। इसलिए बिल्कुल शुरू से साथ साथ चलो और पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है। ज़्यादा बातें अपन करते नहीं हैं, काम से काम अपना रहता है हमेशा से ही, तभी टाइम पे कोर्स रिवीजन सारी चीज़ें होंगी। अब मैं भी करने को कहानी सुना सकता हूँ आपको, 1 घंटे की कहानी सुना दूँगा, कोई भी कहानी सुना सकता हूँ मैं। भाई मैं दिन भर बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, रीडिंग हैबिट मेरी बहुत अच्छी है। अब मेरे पास अनेक कहानियाँ हैं, अनेक शेर व शायरियाँ हैं, गीत कविता, कुछ भी सुनना चाहो सुन सकते हैं। लेकिन अभी पढ़ने का मूड है तो पढ़ना चाहिए। अब 1 घंटे में मैं आपको बिना 1 लाइन लिखे हुए आपको मैं बांधे रख सकता हूँ 1 घंटे हर क्लास में, अलग अलग मैटर के साथ रोज़, ये है ना। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। एंटरटेनमेंट के समय एंटरटेनमेंट भी करते हैं। ऑफलाइन में पढ़े हुए बच्चे मुझे जानते हैं सारे अच्छे से, जानते नहीं जानते, ये बातें हैं सारी। तो इसलिए अभी पढ़ते रहिए, एक स्टेप वाइज पढ़िए रोज़ाना। सिस्टम कॉपी बना लो, नहीं बनाई बैठ के सारी क्लासें पढ़ लो। कितनी क्लास नंबर पे आ गए अपन देखो एक बार, और कहाँ पहुँच गए अपन। एक क्वेश्चन करने को कगार पे हो गए, 4-5 नंबर तो ले लिए हमने पेपर के। अब बोलो और क्या चाहिए। यही सिस्टम फिज़िक्स में चल रहा है। फिज़िक्स में सारी चीज़ें चल रही हैं अपने पास, न्यूमेरिकल चल रहे हैं, डेरिवेशन, परिभाषाएँ, एक एक चीज़। हिंदी इंग्लिश का बेजोड़ अटूट मेल चल रहा है। आगे अगर कुछ MSc करनी है, किसी को JM करनी है, किसी को PG करनी है, आगे बढ़ना है तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखते रहा करो, सीखते रहा करो, ऐसा अच्छा मौका मिल रहा है आपको। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए प्यारे बच्चों, समीकरणों को हल करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, और अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ, इस पे बात करने जा रहे हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन क्वेश्चंस में क्या होगा कि सभी सवालों में अवकल समीकरण डिफरेंस इक्वेशन तो मिलेगी, और उसको ये कहेगा कि हल कीजिए। एग्जाम में इतना ही लिखा हुआ आएगा ऊपर कि हल कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे पहली जो विधि हम पढ़ने वाले हैं, नोट करते रहो बच्चों, सबसे जो पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं वो विधि कहलाती है कि वो अवकल समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सकें। वे समीकरण, या इसको नाम अगर पहले हेडिंग लगाना चाहो तो इसको कहते हैं चर पृथक्करण विधि। क्या कहते हैं इसको? चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि है, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। बहुत अच्छे समझेंगे, देखो बहुत शानदार बुक है। इसमें ये है कि थोड़ी सी साथ साथ चलते रहो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहो, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कहीं कोई कटने की कोई आशंका ही नहीं है, ये है ना। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड,
अभी बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा मैं आपके लिए कि कौन बच्चा पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। अभी पूरी साल अपने पास क्या क्या आप देखो, पढ़ने का अलग ही एंटरटेनमेंट आएगा, अपने आप में एक जोश आएगा, जुनून आएगा अपने आप में पढ़ने का कि यार हम पढ़ के ये काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, इसको हम कहते हैं चर पृथक्करण विधि। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए पहले देखो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से कराने के मामले में थोड़ा आगे पीछे चलता हूँ किताबों के ऑर्डर से। वो इसलिए चलता हूँ कि जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, पहले दूसरा समझ लें, फिर पहला समझ में आ जाए आसानी से, फिर पांचवा समझ के तीसरा चौथा कर सकते हैं। ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे ना तो समझ में आएगा। अब पहला टिपिकल है, दूसरा आसान है। अब आसान ही नहीं सीखे तो टिपिकल कहाँ से सीखेंगे? एक जनरल बता रहा हूँ, कोई भी बुक हो एक्सरसाइज हो, पहले कुछ उदाहरण सीखने ज़रूरी होते हैं, एग्जाम्पल्स, कुछ आप करोगे कुछ मैं करूँगा, फिर सारे एक एक अनसोल्ड सवाल करेंगे। इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, उदाहरण या एग्जाम्पल भी करवाऊँगा और अनसोल्ड भी कराऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में दोनों पूछे जाते हैं, इतना समझ गए होंगे पैटर्न कि उदाहरण या एग्जाम्पल्स भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और अनसोल्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बुक नहीं है, क्या नहीं है, तो सब काम हो जाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। और बुक वगैरह ले लीजिए जैसे से मिलती है, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश की हर जगह मिलेगी भी नहीं, सब बच्चे हिंदी में ले लो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से नाम से मालूम है चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन। चर कितने होते हैं? नॉर्मल कोई भी सवाल होता है अवकल समीकरण, उसमें dy/dx होता है, साथ में कोई x है, कहीं कोई y लिखा हुआ है +1, ऐसा ही कोई लिखा हुआ होगा आपके पास। तो चर या वेरिएबल कितने आएंगे आपके पास? दो आएंगे। मोस्टली सवालों में कितने चर या वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक क्या होगा? y होगा। अब नाम से मालूम है चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन का मतलब होता है कि चरों को पृथक पृथक कर लो या वेरिएबल्स को क्या कर लो? सेपरेट कर लो। ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि चर या वेरिएबल्स को क्या कर लो? सेपरेट कर लो। चर या वेरिएबल्स को क्या कर लो प्यारे बच्चों? सेपरेट कर लो। कि सेपरेट करने का मतलब है कि वेरिएबल्स को अलग अलग कर लो। x वाले x dx के पास कर लो, y वाले किसके पास कर लो? dy के पास। समझ रहे? कांस्टेंट को किधर भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन सही सिस्टम से होना चाहिए। ठीक है, तो नाम से मालूम है कुछ नहीं करना, सवाल को देखो, सवाल को लिखो, चर पृथक कर लो या वेरिएबल सेपरेट कर लो। जितने भी x वाले हैं उन सबको किसके पास ले आओ? dx के पास। और जितने भी y वाले हैं उनको किसके पास ले आओ? dy के पास। यही विधि है, यही मेथड है इसका। बाद में क्या करना है? समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर रिजल्ट। बात खत्म। समझ में आया सबको? लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा मत करना कि dx था नीचे और dx के पास x लिया है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? अभी ऊपर अलग इंटीग्रेशन है, तो dx और dy दोनों ऊपर होने चाहिए। dx भी ऊपर ले लो, dy भी ऊपर ले लो, और dx और dy के पास चर या वेरिएबल लगा लो। किसके? x के और y के। dx के पास x के भेज दो, dy के पास y के भेज दो। जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे दोनों, उसके बाद हम क्या कर लेंगे? समाकलन इंटीग्रेशन कर लेंगे। सीधा सा कंसेप्ट है। तो देखो क्या करें, क्वेश्चन लेके चलते हैं एक बार, थोड़ा एक नॉमिनल सा क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बातों को? देखो बोर्ड पे, पहले देखो कोई भी क्वेश्चन बना लेता हूँ, एक साधारण सा क्वेश्चन, उससे समझिए इस चीज़ को और फिर देखते हैं। हेडिंग लगा ली होगी सबने। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लो हम ये सवाल लेके चले, dy/dx इज इक्वल टू आपको दे रखा है x+1 और नीचे लिखा हुआ है आपके पास y+1। अवकल समीकरण है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहे हैं, इक्वल टू का साइन है और dy/dx भी। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अवकल समीकरण ये क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अरे आ रही है ना बात समझ में सबको? इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको आगे एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि इसको हल करो या सॉल्व करो, सॉल्व इट, हल करो या सॉल्व इट। अब देखिए इन सवालों को सॉल्यूशन देखते ही, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे ही आप प्रैक्टिस अपन करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको देखते ही दिख जाएगा कि इसमें चर या वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकते हैं? dy ऊपर रहना चाहिए, इसके पास ये पूरा ही चला जाएगा तो इसका समाकलन हो सकता है। dx नीचे तो होगा नहीं, तो dx को ले आओ इधर, किसके पास? x+1 के पास। तो x वालों के पास तो कौन आ गया? dx, और y वालों के पास कौन आ गया? dy आ गया आपके पास। x वालों के पास कौन आ गया? dx, और y वालों के पास कौन आ गया मेरे प्यारे बच्चों? dy आ गया। तो देखिए क्या करें, सॉल्यूशन लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है ये गिवन दैट,
दिया है या गिवन दैट। बहुत आसानी पूर्वक चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, स्लोली। सबको समझ में आ रहा होगा ना? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो कम से कम, ठीक है। तो दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ x+1 और नीचे कितना लिखा हुआ आपके पास y+1। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना है? x+1 अपॉन कितना है? y+1। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे चर पृथक करने पर, चर पृथक करने पर, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो चर पृथक करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट कैसे करने हैं फिर कह रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि dx को इधर रखो या dy को उधर रखो, बस इतना ही होना चाहिए कि dx और dy ऊपर होने चाहिए और dx के पास x के और कांस्टेंट जा सकता है और dy के पास y का और क्या जा सकता है? कांस्टेंट। अगर ऐसा किसी सवाल में संभव हो तो उस सवाल में कौन सी विधि लग जाएगी? चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। और भी बहुत सारे मेथड हर सवाल में सेपरेट नहीं होंगे, जिनमें चर अलग अलग नहीं हो सकते, उन सवालों में हम क्या करेंगे? दूसरा मेथड काम में ले लेंगे। इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो देखो वेरिएबल सेपरेट करें इस सवाल में तो देखो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इसको तो इधर भेज दिया और इस dx को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो गया आपके पास y+1 और ये कितना हो गया आपके पास? dy। इधर से देखें तो ये हो गया x+1 और इंटू कितना हो गया आपके पास? dx। y+1 dy इज इक्वल टू हो गया x+1 और इंटू कितना हो गया आपके पास? dx, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? चर या वेरिएबल सेपरेट हो गए। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर समस्या कहाँ आ सकती है, सवाल में गलती आप कहाँ कर सकते हैं वो ही बताता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर सारी चीज़ें लिखनी है प्यारे बच्चों। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में देखो क्या होगा अपने पास, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन लगा दिया y+1 और ये कितना हो गया आपके पास? dx। इंटीग्रेट ये हो गया आपके पास x+1 और इंटू कितना हो गया आपके पास? dx हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए समाकलन इंटीग्रेशन कर लो इसका। इंटीग्रेशन बहुत बेसिक से आएंगे, जैसे y का है, ये 1 का है, ये x का, ये तो आते हैं सबको। और इंटीग्रेशन देखो कौन कौन से आएंगे? साइन, कॉस, ये कॉम आएंगे। कुछ जगह t मान के इंटीग्रेशन या समाकलन करना पड़ेगा और कुछ जगह थोड़ा सा टिपिकल काम रहेगा, तो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इन सवालों में, इस चैप्टर में अगर आप मेथड, तो जैसे चर पृथक्करण विधि थी, मेथड तो सब बच्चे सीख गए होंगे क्या करना होता है। यहाँ तक सवाल में अगर आपकी गाड़ी के कहीं ब्रेक लगेगा तो वो कहाँ लग सकता है? इंटीग्रेशन में, किसी सवाल में। तो जिन सवालों में कहीं को इंटीग्रेशन सीखने का है, थोड़ा टिपिकल है, वो अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उस समाकलन इंटीग्रेशन को मैं अलग से बता दूंगा कि उस टाइप के इंटीग्रेशन या समाकलन आए तो हमें क्या करना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए हम इसका क्या करेंगे? समाकलन इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास y², y का कितना होगा? y² अपॉन 2 + 1, 1 का कितना होगा? यहाँ y है ना तो dy, और 1 का करेंगे तो कितना होगा? y हो जाएगा कांस्टेंट का। x का कितना होगा? x² अपॉन 2 और प्लस 1 का कितना होगा? x होगा आपके पास, ठीक है। अब इंटीग्रेशन या समाकलन किया तो साथ में कांस्टेंट या अचर कितना आएगा? c। अचर कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट c लगा दो, c1 लगा दो, a लगा दो, b लगा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। अभी मैं जैसे कांस्टेंट लगाऊँ c1 + c2, कहीं कांस्टेंट 2 आ जाते हैं, उनको मिला के c भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये वैसे मान लो 5 है और ये 3 है, सपोज करो, अचर या कांस्टेंट तो 8 लिख दो, तो c नाम दे दिया, तो कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो c लगा दिया। अब आप चाहो तो इसको एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, इधर उधर एडजस्ट कर लो। देखो ये हो गया आपके पास y माइनस कितना हो गया? x प्लस ये इधर लाऊंगा तो ये हो गया y² माइनस कितना हो गया? x² अपॉन 2 और इज इक्वल टू कितना हो गया? c। ऐसे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ये एलसीएम ले लो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगली स्टेप में भी छोड़ सकते हो, और उससे एक्स्ट्रा भी, जैसे ये y माइनस एक्स, ये 2 हो गया, प्लस ये हो गया y² माइनस कितना हो गया? x²।
इक्वल टू जो 2 एलसीएम आया था उस 2 को उधर भेज दो, तो वो c की जगह कितना हो जाएगा आपके पास 2c। अब देखो 2c कांस्टेंट या अचर है, 2 भी कांस्टेंट है, जैसे मान लो 2 गुणा 5 हो गया 10, तो मिला के 1c लिख दो। अब 2 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, आप चाहो तो 2c छोड़ दो, आप चाहो तो इस स्टेप में छोड़ सकते हो। 2 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट, नया कोई रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, c1 भी लिख सकते हो। ये आपका क्या आ गया, हल या सॉल्यूशन। ये आपका क्या आ गया, हल या सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखिए कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। मेथड क्लियर होना चाहिए, मेथड में करना क्या होता है वही कंसेप्ट है, बाकी तो समाकलन इंटीग्रेशन हर में आता रहेगा। कांस्टेंट c लगा दो, चाहे c1 लगा दो, चाहे एलसीएम लो या मत लो, जितना आपसे सोल्व हो सके उतना सोल्व कर दो। लास्ट में बस एक लाइन और लिख दो चाहे इसको। अब कोई इसमें से गुणनखंड ले लो चाहे इसके, x माइनस वाई, वाई माइनस ये है तो एक तो हो जाएगा y माइनस एक्स, एक क्या हो जाएगा y प्लस एक्स। फिर दोनों में से कॉमन लेके एक लाइन और बढ़ा सकते हो। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कहाँ तक आप सोल्व करते हो, जितना नॉर्मल सोल्व हो उतना सोल्व कर दिया करो। समझ में आया सबके यहाँ तक, कोई समस्या, कोई इश्यू बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट कर लो सब, फिर अगले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बताया था जिससे कि सब बच्चे आप मेथड सीख सकें और सवालों को करना कैसे होता है उस चीज़ को आप सीख सकें। समझ गए मेरी बात को? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आज की क्लास में मैं बिल्कुल समझने के हिसाब से क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ सकें। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि मेथड इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन टिपिकल और आसान का मतलब यहाँ यही होगा कि किसी का इंटीग्रेशन आसान है, समाकलन, तो वो क्वेश्चन आसान है, और किसी का इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा है, बड़ा है, 3 4 5 स्टेप में हो पाएगा, टी मानना पड़ेगा, तो वो सवाल को टिपिकल मान लेते हैं। बस यही है, बाकी इंटीग्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। मेथड आना चाहिए कि चर पृथक्करण में क्या करना है, अगला जो मेथड हम सीखेंगे उसमें क्या करना होगा। ठीक है, अब देखो आराम से लिख लिया करो सब बच्चे, कहीं कोई पीछे रह जाता है तो रोक के लिख लिया करो वीडियो को, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। ये वो बुक है जिसमें बहुत आसानी पूर्वक हम रोज़ाना की थोड़ी थोड़ी मेहनत से, घंटे भर के काम से, क्लास में साथ साथ ही पूरे में से पूरे नंबर या मार्क्स ला सकते हैं। न कोई रटने का चीज़ है, नहीं कोई नए समझ में आए ऐसी कोई चीज़ है, बिल्कुल बस साथ साथ चलते रहो, सीखते रहो चीज़ों को और आगे बढ़ते रहो। जैसे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार ऐसे ही करा रहा हूँ, बुक के ही क्वेश्चन है आपके सारे, आगे पीछे करा रहा हूँ थोड़े से, जिससे कि आप कंसेप्ट समझ सको। फिर एक एक उदाहरण और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यह है dy अपॉन डी एक्स, ये दे रखा है क्वेश्चन dy अपॉन कितना dx इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स वाई प्लस और प्लस वाई, और यहाँ से देखिए नीचे दे रखा है आपको एक्स वाई और प्लस कितना दे रखा है x। वही लिखा हुआ है कि हल करो या क्या करना है, इसको सॉल्व इट, हल करो या इसको क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट कर लो सब बच्चे, इसके बाद देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले दिया हुआ क्या है उस चीज़ को लिखना है, फिर ये बताना है कि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं। अभी तक तो पहला ही मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए पहला ही लगेगा। ठीक है, फिर जब सारे मेथड पढ़ लेंगे तब तो फिर हमें देखना ही पड़ेगा कौन सा लग सकता है कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा आपको dy अपॉन कितना dx इज इक्वल टू, ये दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई और अपॉन कितना लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस कितना लिखा हुआ है x। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब देखिए इसमें थोड़े मिक्स आ रहे हैं, एक्स वाई, यहाँ y यहाँ x। तो चर पृथक्करण में तो हम ये सीख के आए कि बोले x के साथ x वाले ही जाएंगे और dx के साथ तो x वाले और dy के साथ कौन से जाने, y वाले जाने, यही तो बताया अपन ने। तो यहाँ से देखो ये हम पढ़ के आ रहे हैं dy अपॉन कितना dx, यही तो पढ़ के आ रहे हैं बच्चों। इसमें से कितना कॉमन लेंगे, y कॉमन ले लेंगे। एक बार समझना मेरी चीज़ को, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये हो गया x प्लस 1, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है x, तो ये हो गया y प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? मेथड हम एक ही सीखा अभी तक, कौन सा, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन, एक ही तो मेथड सीख के आए अपन।
अब देखिए चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड है उसमें यही सीखा कि चाहे किधर से भी लाओ y के साथ सारे y वाले या dy के साथ सारे y वाले और dx के पास में सभी किसके होने चाहिए x वाले। तो देखो मैं एक लाइन खींच बना रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना, ये इतना इतना भाग, इतना इतना जो भाग दिख रहा है आपको ये किसका है, y का। तो इसको तो इधर ले जाते हैं, ये नीचे वाला तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर ये x+1 कॉन्स्टेंट ही तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे x है, इसके पास कौन चला जाएगा, dx। समझ में आया होगा सबको। तो देखो ये सर लिख दिया करो सब बच्चे। अब यहाँ से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी क्लास में डाउट का काम बहुत ही रेयर केस है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बता देंगे साथ साथ में, या फिर ऐसा करेंगे कि अपन एक डाउट का अलग सेशन रखने जा रहे हैं जिसमें कोई भी डाउट हो कमेंट कर दिया करो आप, फिर उस चीज़ को हम ले लेंगे। बाकी अगर डाउट ही रह रही है तो फिर मैं टीचर ही किस काम का। लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि बच्चों को क्या क्या बेसिक चीज़ें बतानी है, तो इसलिए वो साथ साथ में मैं कमेंट देखूं, ये सारी चीज़ें करूं, तो वो एक टाइम वेस्टिंग काम है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं नाम बोलूं कि हेलो, हाँ बेटा तुम कैसे हो, तो सारे बच्चे अच्छे हैं, एक बार बात कर लिए, अब सबसे बात करूं तो इतने बच्चे होते हैं कि 1 घंटे में तो सब बच्चों से बात ही नहीं हो पाए, 1 घंटे में तो सब बच्चों से बात ही नहीं हो पाई क्लास में, तो फिर पढ़ेंगे कब। तो डाउट सेशन अलग से रखने जा रहा हूँ कि वीकली डाउट सेशन जब लगेगा कि इस चैप्टर में डाउट आ रही है, फिर एक दिन दे दूंगा कि सब बच्चे अपने अपने डाउट्स कमेंट कर दीजिए, तो फिर उस पर हम एक क्लास लेके और आ जाएंगे डाउट सेशन पे। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि सर नोट्स वगैरह की कोई समस्या होगी नहीं, एक एक सवाल मैं सोल्व कर रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट तरीके से इंग्लिश हिंदी बता रहा हूँ, लिखने का तरीका कैसे लिखना है सवाल को। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिख देंगे चर पृथक्करण विधि से, या चर पृथक करने पर, चर पृथक करने पर, चर पृथक करने पर, या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करेंगे इसके अंदर, तो dy के पास सारे किसके जाने हैं, y के, dx किसके पास आना है, x वालों के, ऊपर रहने चाहिए बस, तभी दोनों पक्षों में क्या होगा, समाकलन इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो गया आपके पास y+1, ये तो कितना हो गया y+1, और ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे, और ये हो गया dy। इधर कितना बच गया आपके पास x+1, और अपॉन कितना हो गया x, और ये क्या हो गया आपके पास dx। यहाँ तक किसी के डाउट भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो dy के पास सारे किसके दिख रहे हैं, y के, dx के पास सभी किसके नज़र आ रहे हैं, x के। तो दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा, इंटीग्रेट, ये हो जाएगा आपके पास y+1, नीचे कितना है y, और ये क्या हो गया dy। इंटीग्रेशन या समाकलन ये हो गया x+1 अपॉन x, और इंटू कितना हो गया dx। अब ये इंटीग्रेशन करना है। अब समाकलन थोड़े थोड़े बेसिक हमको आते हैं, कोई टिपिकल होगा तो और सीख लेंगे अलग तरीके से उसको, तो इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए मेरे दोस्तों, और फिर उसी इंटीग्रेशन को हम और सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करें, ये हो गया आपके पास y+1 अपॉन y dy, इंटीग्रेट x+1 अपॉन x इंटू कितना हुआ dx। अब देखो दोस्तों क्या करें इसके अंदर, इस वाले इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y का भाग ये डिवाइड कर लेता हूँ तो 1+1 अपॉन y, और ये कितना हो गया आपके पास dy। इंटीग्रेशन x का डिवाइड किया तो ये हो गया 1+1 अपॉन x, और इंटू कितना हो गया आपके पास dx। 1+1 अपॉन x इंटू कितना हो गया आपके पास dx। अब तो कर सकते हैं सभी इंटीग्रेशन, अब तो कर सकते हैं सभी इंटीग्रेशन, लिख लिया होगा सबने, एक बार चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इस इंटीग्रेशन को कर देते हैं, और फिर कैसे आंसर लिखना है और कहाँ तक लिखना है वो चीज़ सीख लेंगे अपन, यही तो है बात। लिख लिया होगा सबने, और कहीं भी अगर कोई लिखने में मान लो रह जाते हो पीछे तो फिर लिख सकते हो, सारे ऑप्शन है अपने पास,
ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो 1 का तो कितना हो गया y, 1/y का कितना हो गया log y इज इक्वल टू 1 का कितना हो गया x और 1/x का कितना हो गया log x और प्लस कोई कांस्टेंट क्या लगा दो c। ठीक है। अब इसको और सुंदर तरीके से लिखना चाहें अपन तो इनको एक जगह कर लो तो ये हो गया y माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू इसको ऐसे लिख दो चाहिए, यहाँ से देखें तो ये हो गया log y और log x, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया log y माइनस कितना हो गया log x और इक्वल टू में कितना रह गया c। ये हो गया आपके पास y माइनस एक्स और ये हो गया log a माइनस log b, तो ये हो गया log और ये कितना हो गया y अपॉन एक्स और इक्वल टू कितना c। हो गया सॉल्व, यही आंसर होगा आपका। अब देखिए इसमें अपने छोड़ने पे है, अपन बुक में कई बार क्या होता है कांस्टेंट मैच नहीं करते, आंसर मिलाते हो तो सबके आंसर आप याद नहीं कर सकते कि बुक वाला c लेता है c1 लेता है। हम तो इसको इधर लाए थे, देखो अब आप इसको उधर लेके चले जाओगे तो ये आपको मिलेगा x अपॉन वाई, ये तो था y अपॉन एक्स, अब इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो लिख सकते हैं y अपॉन एक्स। तो वो इतनी सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते, जिस तरीके से हमें बेटर लगे। अब कई बार हम कांस्टेंट c की बजाय क्या ले लेते हैं log c, वो भी कांस्टेंट ही है, c की बजाय कांस्टेंट क्या ले लेते हैं log c, तो फिर वो इन log के साथ ही कांस्टेंट को भी लगा लेते हैं तो और सोल्व कर सकते हैं। अभी सारे सवाल पढ़ेंगे अपन, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बुक के आंसर पे मत जाइए, बुक में क्या करता है, इसे मान लो इसको ही मैं 4 तरीके से लिख सकता हूँ। इस वाले को इधर लिया है तो ये y माइनस का हो गया तो y अपॉन एक्स। अब आप देखोगे कि सर के तो आ रहा है y अपॉन एक्स, इधर लाएंगे तो x अपॉन y हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, इधर आएंगे तब होगा नहीं होगा, तो इसलिए फिर वो आंसर देखेंगे उल्टा आ गया। उल्टा नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। इसको c को भी log c लिख सकते हैं, फिर दोनों तरफ से log हटा भी सकते हैं। तो एक बार बेसिक पढ़ते रहो, फिर अपन सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लगातार मेथड सीखिए। हमने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को भली भांति पढ़िए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ जो आप सोल्व करके लाओगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो भी करवाया। एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिखिए जो आप करके और मुझे बताओगे कि सर हमने सोल्व कर लिया, और कमेंट करके बताएंगे। ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स और लिखा हुआ है आपके पास dx, या लिखा हुआ है dx, प्लस में क्या दिया हुआ आपको y एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इनटू दिया हुआ dy इज इक्वल टू कितना है 0। थोड़ा आइडिया बताता हूँ करना कैसे। इन सवालों में क्या कर लो, dx को तो इधर रख लो, dy को बराबर के निशान के उधर भेज लो। एक तरफ dx हो गया, एक तरफ क्या हो गया dy। इधर से देखो x कॉमन आके ये तो रह जाएगा इधर x के पास, फिर बचेगा y प्लस 1, तो y वाले को dy, इधर से देखो y कॉमन आके एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, इसको कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, और फिर मुझे बताना। ठीक है, ये होमवर्क है अपना, धीरे धीरे पढ़ते रहो, एक एक मेथड सीखते रहो। बुक है वो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं है वो कोई बात नहीं, मैं साथ साथ वे सारे सवाल करने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। सभी दोस्तों फ्रेंड्स को बताइए, अपना नया पेपर चल रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं अपन और बिल्कुल शेड्यूल से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो मुझे बताइए, डाउट सेशन में अलग से लेके आऊँगा, बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा। अब मैं बीच में लिखवा रहा हूँ, उधर से आप कमेंट आ रहे हैं तो उनको पढ़ थोड़ी पाऊँगा। मैं यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ूँगा या बोर्ड के क्वेश्चन करूँगा, गलत बात है बिल्कुल वो। तो उसको पढ़ने का कोई ढंग ही नहीं है, बहुत गलत तरीका है पढ़ने का, उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब आप घर पे जाके बुक पढ़ते हो तो बुक पढ़ते हो या उसके कमेंट पढ़ते हो कहीं मोबाइल में, नहीं पढ़ते ना अपन। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी जब मैं कहूँ बोलूँ उसी हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।